क्या परवरिश, खानदान, मुआशरा और नफ्सियाती नशो-ओ-नमा या अज़ियत जिनका बाइस बनते हैं? इस सवाल का जवाब जानने के हम साइकोसोशल थ्योरीज ऑफ क्राइम के थ्रू so then we may come to know that upbringing, family, society and psychological development of torture contributes to criminality or not. इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पर कहा जाता है कि साइकोसोशल रिस्क फैक्टर्स ऐसे हैं विच लीड्स टू ऑफेंडिंग और क्रिमिनल बिहेवियर, और इनकी रेंज बहुत ज़्यादा है। मींस फैमिली यूनिट और सेटिंग से लेकर प्री स्कूल या स्कूल एक्सपीरियंसेस और सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स लाइक इनकम, जो हमारी डेली या मंथली बेसिस की इनकम होती है वो वाले फैक्टर्स, और उनके साथ साथ उसका कोग्निटिव डेवलपमेंट पर क्या इफेक्ट होता है ये सब डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ये सारे एरियाज जो हैं ये मुमकिन हद तक इन फैक्टर्स का इन्फ्लुएंस होता है, इम्पैक्ट होता है हमारी डेवलपमेंट ऑफ डेलिक्वेंट एंड क्रिमिनल बिहेवियर के ऊपर। इन फैक्टर्स को पढ़ने का मकसद ये है कि ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि वो कौन से सोशल, फैमिली या साइकोलॉजिकल डेवलपमेंटल रिस्क फैक्टर्स हैं जो डेलिक्वेंट या क्रिमिनल बिहेवियर की तरफ लीड कर सकते हैं। मीन्स हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे थ्रू द साइकोसोशल थ्योरीज ऑफ क्राइम। देन हम ये भी डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे कि किस तरह की स्कूल एक्सपीरियंसेस, मीन्स जैसे बच्चा प्ले ग्रुप में है, नर्सरी में है, प्रेप में है, वो वाले एक्सपीरियंस किस तरह लीड करते हैं उसी पर्सन की लाइफ में एंटी सोशल बिहेवियर की तरफ। देन हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह ये एम्फेसाइज करते हैं ओवर राइडिंग इन्फ्लुएंस ऑफ पेयर रिजेक्शन ऑन चाइल्ड एंड यूथ बिहेवियर। सिर्फ प्री स्कूल एक्सपीरियंसेस ही नहीं होता, मीन्स के टीचर क्या कह रहे हैं और पेरेंट्स क्या कह रहे हैं, वो वाले एक्सपीरियंस के अलावा वहाँ पे एक पेयर रिजेक्शन भी होती है, मतलब आपके फ्रेंड्स आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं। ये वाला बिहेवियर भी हम एक बच्चे की और एक यूथ के बिहेवियर पर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करता है। तो साइकोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ क्राइम जिनके थ्रू हम इन क्वेश्चन को जानेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे इन फैक्टर्स को, सबसे पहले उनमें आता है सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी क्या कहती है इन सब के बारे में। देन सोशल एंड डेवलपमेंटल रिस्क फैक्टर्स, कौन कौन से वो रिस्क फैक्टर्स हैं ये देखेंगे। देन फैमिली कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो बच्चे के लिए नुकसानदेह हैं या फायदेमंद हैं। देन पेयर फैक्टर्स, पेयर मीन्स दोस्तों के अंदर ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे बिहेवियर पर या नेगेटिव बिहेवियर पर इन्फ्लुएंस करते हैं। देन स्कूल फैक्टर्स, स्कूल के कौन से फैक्टर्स हैं। एंड देन सोशियो इकोनॉमिक डेप्रिवेशन। इनमें हम सबसे पहले बात करेंगे सोशल लर्निंग थ्योरी की। सोशल लर्निंग थ्योरी साइकोलॉजी की टू डोमेन्स को मर्ज करके डेवलप की गई या इनको मर्ज करने के रिजल्ट में डेवलप हुई। अब वो दो डोमेन्स हैं, बिहेवियरिज्म एंड कोग्निटिव साइकोलॉजी। बिहेवियरिज्म का ज़्यादातर फोकस ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स पर है, ऐसे बिहेवियर्स जिनको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं, जबकि कोग्निटिव साइकोलॉजी कहती है या इसका फोकस होता है ज़्यादातर उन बिहेवियर्स पर जिनको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, और बिहेवियरिस्ट इस तरह के अनऑब्जर्वेबल कोग्निटिव प्रोसेस को कहते हैं ब्लैक बॉक्स। अब ब्लैक बॉक्स कुछ इस तरह का होता है। ब्लैक बॉक्स मीन्स ह्यूमन माइंड। यहाँ पर ऑब्जर्वर कोई चीज़ ऑब्जर्व करता है, इनपुट उसके ब्लैक बॉक्स में जाती है, मीन्स ह्यूमन के माइंड में जाती है, और उसके बाद वो उसकी आउटपुट देते हैं। इस ब्लैक बॉक्स में अब क्या होता है, पहले देखते हैं इनपुट क्या है। इनपुट फॉर एग्जांपल हमारे पास है कि कोई एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है तो हम उसको एक अच्छा फीडबैक देते हैं, और आउटपुट में क्या होता है कि वो ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमें फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना है। अब क्यों करना है भी हार्ड वर्क, अब ह्यूमन माइंड में कुछ तो चल रहा है, तो लेट्स सी क्या चलता है ह्यूमन माइंड में। ब्लैक बॉक्स में या ह्यूमन माइंड में दो तरह के प्रोसेस होते हैं, एक होता है इंटरनल इन्फ्लुएंस और दूसरा होता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। सबसे पहले इंटरनली कुछ इन्फ्लुएंस होता है, बिलीव्स बनते हैं, एटीट्यूड्स बनते हैं उस बिहेवियर के अकॉर्डिंग जो हमने ऑब्जर्व किया। देन हम उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज सेट करते हैं, लर्न करते हैं, मोटिव्स एंड नीड्स डेवलप होती हैं, हमारी परसेप्शन डेवलप होती है, और उसके अकॉर्डिंग हम अपना लाइफस्टाइल बना लेते हैं। अब इन सारी चीज़ों के मुताबिक दूसरों के लाइफस्टाइल को और मोटिव्स, नीड्स, ईच एंड एवरी थिंग को हम थिंक करके कुछ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस करते हैं अपने माइंड में, जिसमें हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स फाइंड आउट करते हैं, इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं, ऑल्टरनेट इवैल्यूएशन ढूंढते हैं, परचेज करनी है कोई चीज़ नहीं मोटिव्स या नीड्स को फुलफिल करने के लिए,
या हमें उसे पोस्ट कर देना है या बाद में खरीदेंगे। हम हमारी लाइफस्टाइल क्या है और दूसरों की क्या है, हम इस सारी चीज़ को इवैल्यूएट करते हैं। उसके बाद हमारी आउटपुट सामने आती है एक ऑब्जर्वर की। सो कॉग्निटिव साइकोलॉजी का यही कहना है कि ह्यूमन माइंड में जो भी इनपुट आती है पहले उसका प्रोसेस होता है, उसके बाद वो उसकी आउटपुट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल कोट कर लेते हैं कि ऑब्जर्वेशन है कि इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है मीन्स ऑरेंज। एक बंदा ऑरेंज को देखता है, अब उसके ब्लैक बॉक्स में ये तो नहीं पता, हमें तो यही पता है कि ऑरेंज को पील ऑफ करते हैं और खा लेते हैं, लेकिन अब उसने किसी को देखा है कि कोई ऑरेंज जूस भी पी रहा है। अब वो दिन में सोचेगा कि ऑरेंज तो हम एक या दो खा सकते हैं, लेकिन अगर हम ऑरेंज का जूस पियेंगे तो वो तो 4-5 ऑरेंज हम एट अ टाइम एक ग्लास जूस में पी सकते हैं। उसके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे हमारी बॉडी पर, हमारी स्किन पर, ईच एंड एवरीथिंग, वो सारा कुछ कहाँ पे हो रहा है, उस ब्लैक बॉक्स के अंदर हो रहा है। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि इधर वी हैव टू ईट ऑरेंज और वी हैव टू ड्रिंक ऑरेंज जूस। सो दैट इज़ द ब्लैक बॉक्स थ्योरी। ब्लैक बॉक्स थ्योरी को समझने के बाद आई होप आपको समझ आ गई होगी। एल्बर्ट बंडोरा की सोशल लर्निंग थ्योरी को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। His theory enhanced behavioral theories. इसकी थ्योरी ने behavioral theories को enhance किया by acknowledging that cognitive process have an important role to play in the learning of new behaviors. Means cognitive process का बहुत ज़्यादा important role है हम सारे behaviors में, नए behaviors में जो हम learn करते हैं। अब इसने कहा था कि कुछ हमारे बिहेवियर्स इन्वॉल्व होते हैं जिसमें हम लर्न करते हैं चीज़ों को बाय रिस्पॉन्स कॉन्सिक्वेंसेस। मीन्स हमने कोई एक्ट किया है और उसके नतीजे में उसका जो रिजल्ट निकला है, जो आउटकम हमें मिली है, उसके बाद हम लर्न कर लेते हैं। ठीक है। और जिस तरह से रीइंफोर्समेंट या पनिशमेंट, हमने कोई अच्छा काम किया है तो हमें रीइंफोर्स किया जाएगा, और अगर हम बुरा काम कर रहे हैं तो हमें पनिश किया जाएगा। पनिशमेंट के भी दो मुख्तलिफ तरीके होते हैं कि किस तरह की हमें पनिशमेंट दी जा रही है। तो ये जो रिस्पॉन्स कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, इनके थ्रू हम लर्न कर लेते हैं कि फर्दर व्हाट वी हैव टू डू। अगर तो हम ज़िद्दी हैं देन वी डेफिनेटली डू दैट जिससे हमें मना किया जा रहा है, और अगर हम समझदार होंगे तो समझ जाएंगे। लेकिन अब ये किस तरह के समझाने के तरीके होते हैं ये भी हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। देन और बहुत सारे बिहेवियर जिसमें ऐसे होते हैं जिसमें हम मॉडलिंग के थ्रू लर्न करते हैं। जिस तरह से हमारे सामने बिहेव किया जाता है या दूसरे लोग कर रहे होते हैं, उनको देख के हम लर्न कर लेते हैं। मीन्स मॉडल्स तो समझते हैं होंगी। हम अगर किसी मॉडल को देखते हैं कि उसने बहुत अच्छा ड्रेस पहना है तो डेफिनेटली वी विल ट्राई टू फॉलो दैट, और हम उसकी तरह चलने की भी कोशिश करेंगे। सो मॉडलिंग क्या होती है, हमारे इन्वायरमेंट में होती है, हम उसके थ्रू लर्न कर रहे होते हैं डिफरेंट तरह के बिहेवियर्स को, और फिर हम देखते हैं कि उस बिहेवियर को अगर हम अडॉप्ट कर लेते हैं उस मॉडल के बिहेवियर को, तो उसकी क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकती हैं जो कि दूसरे लोग ऑलरेडी परफॉर्म कर रहे हैं। उन सबको ऑब्जर्व करते हुए हम अपना लाइफस्टाइल उसके अकॉर्डिंगली चेंज कर लेते हैं, या पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में, इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमने किसी को ऑब्जर्व किया और उसके बिहेवियर को फ़ौरन से अडॉप्ट कर लिया, नहीं। इसके भी कुछ फैक्टर्स हैं। बेंडोरा ने कहा कि इसके 4 फैक्टर्स हैं, कंडीशंस हैं, कंपोनेंट्स हैं या प्रोसेस हैं, आप कुछ भी कह लें। ये सारे कुछ मॉडलिंग के लेवल्स होते हैं। अगर हम किसी भी मॉडल को सक्सेसफुली अपनी लाइफ में अडॉप्ट करना चाहते हैं तो हम उसके बिहेवियर को जो ऑब्जर्व करेंगे उसके कुछ 4 फैक्टर्स हैं या 4 स्टेजेस हैं जिनके क्रॉस करके हम सक्सेसफुली उस बिहेवियर को अडॉप्ट कर सकते हैं। पहला है अटेंशन, दूसरा है रिटेंशन, थर्ड वन इज मोटर रिप्रोडक्शन एंड फोर्थ वन इज मोटिवेशन। फर्स्ट वन इज अटेंशनल प्रोसेस। इसमें हम किसी भी मॉडल बिहेवियर के इम्पॉर्टेंट फीचर को ऑब्जर्व करते हैं, अटेंड करते हैं और उस पर बहुत ज़्यादा अटेंशन पे करते हैं। सेकेंड वन इज रिटेंशन प्रोसेस। रिटेंशन प्रोसेस में हम क्या करेंगे, उसकी एक सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन उस मॉडल के बिहेवियर की अपनी मेमोरी में डेवलप कर लेंगे, फीड कर लेंगे, और उस बिहेवियर को अब हम ऑब्जर्वर को याद रखना बहुत ज़रूरी है, और इस एबिलिटी को वो इंक्रीज कर सकते हैं रिहर्सल टेक्निक के थ्रू। मीन्स बार बार उस चीज़ को याद करेंगे, उसने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था, लाइक दैट। थर्ड वन इज द मोटर रिप्रोडक्शन प्रोसेस। नाम से जाहिर है यहाँ पे कुछ फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व होने वाली है। तो यहाँ पर पर्सन अपनी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को कन्वर्ट कर लेता है किसी अप्रोप्रिएट बिहेवियर में।
और यहाँ पर ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम किसी के सामने कोई एक्ट कर रहे होते हैं और ऑब्जर्वर उसको किस तरह से रिसीव कर रहा है, परसीव कर रहा है और उस कॉम्प्लेक्स बिहेवियर को किस तरह से अडॉप्ट करेगा, ये हमें नहीं पता होता। और स्पेशली वो बच्चे जो अभी इस डेवलपमेंट स्टेज तक पहुँचे नहीं होते कि वो उसको फुली अंडरस्टैंड कर सकें उस बिहेवियर को, उनके लिए ये मॉडल बिहेवियर्स के थ्रू लर्न कर लेना एक काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, बकरा ईद पर हम बकरा ज़िबा करते हैं और बच्चे देख रहे होते हैं, और क्योंकि उसके बाद एक बड़ी खुशी मिल रही होती है सबको, और कि गोश्त खाएंगे, पकाएंगे, लाइक दैट। और बच्चे फिर उसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और उस बिहेवियर को वो कन्वर्ट कर देते हैं फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू। बकरा तो वो नहीं ला सकते, तो वो अपने किसी सिबलिंग को या अपने टॉयज के साथ वही वाला एक्ट कर रहे होते हैं कि अगर मैं ऐसा करूँगा और सबको बताऊंगा तो सब बड़े खुश होंगे। तो देयर here the modeling behavior is very problematic। हमें बहुत केयरफुल हो के बच्चों के सामने कोई भी एक्ट करना होता है। फिर क्या होता है, मोटिवेशनल प्रोसेस होता है कि हमारे ज़हन में होता है कि हम ये फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो इससे हमें बहुत रिवॉर्ड मिलेगा। मीन्स रिवॉर्डिंग आउटकम्स हमारे माइंड में होती हैं, और ये नहीं पता होता है कि इससे हमें कोई पनिशमेंट भी मिल सकती है या इससे कोई और बहुत से नुकसान हो सकता है। जैसे मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दी कि हम बकरा ज़िबा कर दे बच्चों के सामने, तो वो उसको किस तरह से उसको लर्न कर लेते हैं चीज़ को। इसी तरह से अगर पिस्टल हम बच्चों के सामने चला रहे हैं और बच्चे को तो नहीं पता कि पिस्टल की डायरेक्शन क्या रखनी है, तो वो अपनी तरफ उसको फेस करके भी उसको चला सकते हैं। तो यहाँ पे भी उनका नुकसान होता है, उनको पनिशिंग का नहीं पता होता, जस्ट रिवॉर्डिंग आउटकम्स उनके ज़हन में होती हैं, चाहे वो अडल्ट हों या बच्चे हों। सेम बिहेवियर होता है, हम किसी भी बिहेवियर को अडॉप्ट करते हैं तो हमारे ज़हन में रिवॉर्डिंग आउटकम्स भी होती हैं, चाहे वो किसी नेगेटिव वे के थ्रू ही हमने क्यों ना अडॉप्ट की हों। अब यहाँ पर ये कंडीशंस भी वेरी करती हैं, ये सारी कंडीशंस पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम जिस तरह का बिहेवियर देखेंगे उसको सेम एज इट इज़ हम अडॉप्ट कर लेंगे। हम एक ही तरह के बिहेवियर को डिफरेंट तरह से रिप्रोड्यूस कर लेते हैं, क्योंकि हमारा ब्लैक बॉक्स उस पर बड़ी वर्किंग करता है कि हम इस चीज़ को सेम इसी चीज़ को इस तरीके से भी कर सकते हैं। So these are the four processes of modeling behavior. We should be very careful in front of our children. इसी प्रोसेस को बेंडोरा ने 1961 में एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू फर्दर एक्सप्लेन करने की कोशिश की। इसको हम कहते हैं बोबोडोल एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर हम बच्चे लर्न कर रहे हैं थ्रू मॉडलिंग, और यहाँ पे बताया कि बच्चे किस तरह से रेप्लिकेट करते हैं एग्रेसिव बिहेवियर्स को। अब यहाँ पर कुछ बच्चों को एडल्ट्स दिखाए गए जो कि बहुत सारे टॉयज के साथ खेल रहे हैं और एग्रेसिव बिहेव भी कर रहे हैं टुवर्ड्स द बोबो डॉल। और बोबो डॉल क्या है, ये एक राउंड शेप्ड एक डॉल है, काफ़ी वेटेड है, और उसको वो जब भी पुश करते हैं तो वो थोड़ी देर के बाद वापस अपनी जगह पे खड़ी हो जाती है, क्योंकि उसका जो बॉटम है वो काफ़ी ज़्यादा वेटेड है। लेकिन उसके साथ साथ ऐसे बच्चे भी थे जिन्होंने एग्रेसिव बिहेवियर को उस तरह से एक्सपोज नहीं किया जिस तरह से अडल्ट को उन्होंने करते हुए देखा। सो दैट मीन्स इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और जेंडर टू जेंडर आल्सो। ये कुछ बोबो डॉल इस तरह की है। यू कैन सी लो स्पेसिफिक वेट, जिसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर उन्होंने फिट कर दिया है, और हाई स्पेसिफिक वेट है यहाँ पे बिल्कुल बॉटम में, जिसकी वजह से वो वापस अपनी जगह पे राइट स्टैंड कर लेती है। बेंडोरा ने अपने एक्सपेरिमेंट में 72 चिल्ड्रन यूज किए, जिसमें 24 बच्चों को एग्रेसिव रोल मॉडल्स दिखाए गए, जिसमें फीमेल मॉडल्स भी थी एंड मेल मॉडल्स भी थी, जो बोबो डॉल की तरफ काफ़ी एग्रेसिव बिहेव कर रहे थे, उन टॉय के साथ एग्रेसिवली खेल रहे थे। और फीमेल मॉडल्स को जो ऑब्जर्व कर रहे थे उनमें 6 लड़के थे और 6 लड़कियां। इसी तरह मेल एग्रेसिव मॉडल्स को जो बच्चे ऑब्जर्व कर रहे थे वो भी 6 लड़के थे और 6 लड़कियां। इसी तरह हमारे पास आता था ऐसा मॉडल जिसमें 24 बच्चों को ऐसे रोल मॉडल्स दिखाए गए जो अग्रेसिवली बिहेव नहीं कर रहे थे टुवर्ड द बोबो डॉल। सेम वही डिवीजन, इनमें भी फीमेल नॉन अग्रेसिव मॉडल्स थी एंड मेल नॉन अग्रेसिव मॉडल्स थे, और उनकी फर्दर डिवीजन 6 गर्ल्स एंड बॉयज। अब यहाँ पर
देखना ये चाह रहे थे कि फीमेल्स की तरफ गर्ल्स या बॉयज अगर उनको ऑब्जर्व करते हैं तो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, अगर मेल्स को ऑब्जर्व करते हैं तो उनको देख के गर्ल्स एंड बॉयज किस तरह से डिफरेंट बिहेव करते हैं या क्या चेंजिंग्स हैं इन दोनों के बिहेवियर्स में, चाहे वो गर्ल्स हैं या बॉयज। इसके अलावा 24 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको किसी तरह का कोई मॉडल नहीं दिखाया गया। अब इस पूरे एक्सपेरिमेंट से आउटकम ये निकली कि चिल्ड्रन हु viewed the aggressive behavior were more than twice as likely to act aggressively with the bobo doll। ऐसे बच्चे जिन्होंने एग्रेसिव रोल मॉडल्स को देखा था, चाहे वो मेल से या फीमेल थी, तो उनका बिहेवियर उससे डबल एग्रेसिव था टुवर्ड द बोबो डॉल compared to the group of children who did not view an adult acting in such a manner। निस्बतन उन बच्चों के जिन्होंने अपने एडल्ट को इस तरह से अग्रेसिव बिहेव करते नहीं देखा। सो दैट्स क्लियर कि अगर हम किसी को अग्रेसिवली बिहेव करता देखेंगे तो जो उसको ऑब्जर्व कर रहा है वो उसे डबल एक्ट करेगा उसी तरह से। सोशल लर्निंग थ्योरी को समझने के बाद हम समझते हैं सोशल एंड डेवलपमेंटल रिस्क फैक्टर्स जो कि लीड करते हैं डेलिक्वेंट एंड क्रिमिनल बिहेवियर की तरफ। इसमें हमारे पास जो फैक्टर है वो है चाइल्ड रियरिंग फैक्टर। इसमें आ जाती हैं पेरेंटिंग स्टाइल। पेरेंटिंग स्टाइल के अंदर फर्दर आ जाते हैं उन पेरेंटिंग स्टाइल के डिसिप्लिन क्या हैं, उनकी सुपरविजन कैसी है और उसमें पेरेंट और चाइल्ड का इंटरेक्शन किस तरह का है और उसका क्या इफेक्ट होता है। चाइल्ड रियरिंग फैक्टर्स कुछ ऐसे तरीके हैं जिसमें हम अपने बच्चों की परवरिश कर रहे होते हैं, उनको माहौल प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो इसका हमारे बच्चे के फ्यूचर बिहेवियर और उसके रिस्पॉन्स पर बहुत ज़्यादा असर होता है, क्योंकि पेरेंट्स और केयर गिवर्स सोशलाइजेशन के प्रोसेस में इनका बहुत ज़्यादा सेंट्रल रोल होता है और हर बच्चा इस एक्सपीरियंस को गेन करता है या वो अपने चाइल्डहुड में ये एक्सपीरियंस लेता है अपने पेरेंट्स से या केयर गिवर से। तो अब बहुत सारी रिसर्चेज ये बताती हैं कि अगर 8 साल की उम्र का बच्चा है और हम उनकी पेरेंटिंग बहुत पुअर वे में करते हैं और उनके फैमिली बैकग्राउंड बहुत एडवर्स है, मीन्स लड़ाई झगड़ा है, तशद्दुद है, रिजेक्शन है, तो उससे बच्चे पर क्या इफेक्ट होता है, उससे बच्चा जुवेनाइल डेलिक्वेंसी की तरफ मूव हो जाता है। मीन्स अभी वो उस एज तक नहीं पहुंचा जहाँ पे हमें क्राइम कंडक्ट करना चाहिए, वो छोटी उम्र का है और वो कोई ना कोई क्राइम कमिट करने का सोचता है या कर देता है, जिसको हम कहते हैं जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। घर में तशद्दुद हो रहा है और वो गुस्से में जाके बाहर किसी ने कुछ कह दिया है और वो पत्थर उठा के उसका सर फाड़ देता है या फिर बहुत बुरी तरीके से उसको मार देते हैं, घर में घुस के मार देते हैं लोग। लाइक जस्ट इस तरह का बिहेवियर होता है अगर हम उस 8 साल की उम्र में बच्चे के सामने इस तरह के रोल मॉडल रिप्रेजेंट करेंगे। तो जहाँ पर ये देखा गया कि पेरेंटिंग स्टाइल या पेरेंटिंग की वजह से बच्चे लेटर डेलिक्वेंसी की तरफ मूव हो सकते हैं, वहाँ पर ऐसी स्टडीज भी सामने आई जो ये बताती हैं कि अगर हम कुछ स्पेसिफिक पेरेंटिंग स्टाइल्स को अडॉप्ट कर लें तो हम इस डेलिक्वेंसी के रेट को रिड्यूस भी कर सकते हैं। तो इसके लिए बर्मिंघम में 1978 में पेरेंटिंग की 4 टाइप्स आइडेंटिफाई की और वो हमारे सामने हैं। नंबर 1 इज अथॉरिटेरियन, परमिसिव, indulgent and neglectful, and number 4 is authoritarian। ये पेरेंटिंग स्टाइल आखिर होते किस तरह के हैं? सबसे पहले आते हैं अथॉरिटेरियन की तरफ। अथॉरिटेरियन कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिनको ये विश होती है कि उनके बच्चे बहुत ज़्यादा ओबीडियंट हों उनके, और वो अपने बच्चों के ऊपर कंट्रोल रखने के लिए उनकी छोटी छोटी बात पे पनिश कर देते हैं और उनको पनिश करना ज़्यादा अच्छा लगता है ताकि इससे बच्चे उनके कंट्रोल में रहेंगे, ये ऐसा उनका विजन होता है। देन आते हैं परमिसिव पेरेंट्स। ये अपने बच्चों को सारे नेचर से प्रोवाइड करते हैं लेकिन ये उनको अलाउ कर देते हैं कि उनको आज़ादी है, वो जो चाहे करें, जैसे मर्जी करें, इट्स अप टू देम, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। थर्ड आते हैं इंटेलिजेंस या निग्लेक्टफुल पेरेंट्स। अब ये अपने बच्चों को बिल्कुल निग्लेक्ट कर देते हैं, वो सो रहे हैं, जाग रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, इनको कोई परवाह नहीं होती। बच्चे पैदा कर दिए, बस अब उनकी लाइफ जो मर्जी करें, जैसे मर्जी करें, सोएं, हंसें, खेलें, कूदें, अप टू देम। फोर्थ वन इज अथॉरिटेरियन पेरेंट, अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग, सॉरी। यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं दोनों एक्सट्रीम्स के दरमियान में है, मीन्स अथॉरिटेरियन एंड परमिसिव, इन दोनों के दरमियान में ये स्टाइल होता है और ये बड़ा इसमें बड़ा नज्म व ज़ब्त का ख्याल रखा जाता है, अपनी बात भी कही जाती है, बच्चे की भी सुनी जाती है।
बच्चे की बात को भी इम्पोर्टेंस दी जाती है, लेकिन अपनी बात भी सामने रखी जाती है। इसमें रिवॉर्ड भी होता है, पनिश भी होता है, लेट्स मिक्स एंड मैच करके ये लोग चल रहे होते हैं। अब इन तरह ये सारे जितने भी 4 हमने पेरेंटिंग स्टाइल्स देखे, इसमें अथॉरिटेटिव स्टाइल एक ऐसा स्टाइल है जो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नज़र आया डेवलपमेंट में, और इससे बच्चे बहुत ज़्यादा कम इस तरह के पेरेंटिंग स्टाइल से डेलिक्वेंट बिहेवियर की तरफ मूव होते हैं। दूसरी तरफ बहुत सारी ऐसी स्टडीज भी हैं जिन्होंने ये एग्जामिन किया कि चाइल्ड रेयरिंग की कुछ डायमेंशंस भी होती हैं। मतलब ये 4 पेरेंटिंग स्टाइल्स तो हैं, लेकिन इन पेरेंटिंग स्टाइल्स में इनकी डायमेंशंस क्या हैं, ये किस तरह से बच्चे को लेके चल रहे हैं। तो उसमें जो ज़्यादातर हमें डायमेंशंस या फैसेट्स मिली पेरेंटिंग स्टाइल्स के अंदर फर्दर, वो थी उनका डिसिप्लिन, उनकी सुपरविजन और पेरेंट एंड चाइल्ड की आपस में इंटरेक्शन। वो हम देख रहे हैं कि जहाँ पर ये सारे फीचर्स अच्छे तरीके से डिलीवर किए जाते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि हम डेलिक्वेंसी के रेट को रिड्यूस कर सकें। तो डिसिप्लिन, सुपरविजन एंड पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शन क्या है, किस तरह से इफेक्टिव होती है या नहीं होती, लेट्स सी। बात करते हैं पहले डिसिप्लिन की। डिसिप्लिन दो तरह के, एनमेस्ट एंड लैक्स। इस तरह के डिसिप्लिन हैं जो बच्चे को डेलिक्वेंसी की तरफ लेके जाते हैं। एनमेस्ट मतलब ऐसा बिहेवियर जिससे आप बच्चे के और अपने दरमियान दुश्मनी पैदा कर लें, और लैक्स मीन लापरवाह हो जाए अपने बच्चों से, इनको जाने दें जहाँ जाते हैं। तो पहला डिसिप्लिन एनमेस्ट डिसिप्लिन, जो कि अथॉरिटेरियन पेरेंट्स का स्टाइल होता है, या वो इस तरह के डिसिप्लिन को अडॉप्ट करते हैं। इनका डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा हार्श होता है, और ये बच्चे की छोटी छोटी सज़ा पे, गलती पे उनको बहुत बड़ी बड़ी सज़ाएं देते हैं और बार बार देते रहते हैं। तो इस तरह के पेरेंट्स बहुत छोटे छोटे बिहेवियर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बना देते हैं, और फिर अपने इनफेक्टिव और अथॉरिटेरियन स्ट्रेटजीज को यूज़ करते हैं इन छोटे छोटे माइनर बिहेवियर्स को डील करने के लिए। तो अगर ये उसमें फिजिकल पनिशमेंट यूज़ करते हैं और बच्चे की उम्र 7 से 11 साल है, तो डेफिनेटली द चाइल्ड विल बिकम अ डेलिक्वेंट इन द लेटर लाइफ। सेकंड में आता है हमारे पास लैक्स डिसिप्लिन। ये ज़्यादातर स्टाइल होता है या डिसिप्लिन स्टाइल होता है परमिसिव पेरेंट्स का। Disciplinary practices that are lax, erratic and harsh in nature means लापरवाह तो हैं, बच्चे को आज़ादी भी दे दी है, लेकिन बाय नेचर ये बड़ी हार्श होती है, इनकी नेचर हार्श होती है। पेरेंट्स खुद से तो कोई हार्श बिहेव नहीं कर रहे, बट वो जो भी कर रहे हैं उसका बच्चे पे बड़ा हार्श इफेक्ट पड़ता है। Lack discipline and association, lack of controls placed by parents on their children can lead to a lack of internalized constraints on behavior. उनका बिहेवियर जो भी वो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और उसका उन पे पेरेंट्स का कोई कंट्रोल नहीं है, तो इससे भी बच्चों का बिहेवियर इफेक्ट होता है। When lax parents allow problematic and antisocial behavior to slip by without it being addressed, वो इस तरह के एंटी सोशल और प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर्स को एड्रेस नहीं करते और उसको जाने देते हैं जैसे चाह रहा है। जैसा कि मीडिया में दिखाया जाता है कि अपर क्लास के बच्चे किस तरह से बिहेव करते हैं, और फिर क्या क्या नतीजे उनको भुगतने पड़ते हैं। तो दैट इज द लेस डिसिप्लिन, जिस पे पेरेंट्स फोकस नहीं करते बच्चों के बिहेवियर पर। अब इस डिसिप्लिन की आउटकम्स क्या हमें मिलती हैं। डिसिप्लिन दैट इज एडमिनिस्टर्ड इफेक्टिवली कैन लीड टू सोशली एंड बिहेवियरली वेल एडजस्टेड चिल्ड्रन। अगर हम इस डिसिप्लिन को अच्छे से एडमिनिस्टर करें इफेक्टिव वे में, तो बच्चा वेल एडजस्ट हो सकता है बिहेवियरली। Typically, effective discipline consists of parents explaining to their children why their behavior is wrong. Effective discipline अब क्या है, यहाँ पर पेरेंट्स अपने बच्चे को ये समझाते हैं कि उनका बिहेवियर रॉन्ग आखिर क्यों है, न बजाय इसके कि आप उसको सजा दे दें या उसको जाने दें जैसे वो जा रहा है, बट वी हैव टू टीच देम दैट व्हाई देयर बिहेवियर इज रॉन्ग। तो अपने इस डिसिप्लिन को ट्रूली इफेक्टिव बनाने के लिए हमें बहुत सारे प्रैक्टिसेस की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल पेरेंट्स के पास टाइम भी होना चाहिए, और आज खुद पेरेंट्स को भी मौजूद होना चाहिए ताकि वो अपने डिसिप्लिन को इफेक्टिव बना सकें। Very fair discipline has an even more adverse effects on behavior than would be expected. For example, the experience of early physical abuse by parents is highly predictive of aggression and high levels of externalizing behavior among young children. So
ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर हमारे रिवर्स डिसिप्लिन होंगे, स्क्वेयर डिसिप्लिन होंगे, जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किए, तो उससे हमारे बच्चे पे क्या क्या इफेक्ट आ सकते हैं। फिजिकल अब्यूज होगा बाय पेरेंट्स तो बच्चों में एग्रेशन आएगा और उनके एक्सटर्नल लाइफ से बिहेवियर का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। मीन्स जो कुछ भी होता है वो दूसरों की वजह से होता है, हमारी वजह से नहीं होता। अपनी हर गलती का जिम्मेदार वो दूसरों को समझते हैं। नेक्स्ट वन इज सुपरविजन। ये एक ऐसा एक्ट है जिसको पेरेंट्स या केयर गिवर्स कैरी करते हैं ये जानने के लिए कि उनका बच्चा कहाँ पर है, किसके साथ है, क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा। और ज़्यादातर देखने में आता है कि ऑलमोस्ट अराउंड द एज ऑफ 9 टू मिड एडोलसेंस पेरेंट्स ज़्यादातर ये सुपरविजन अडॉप्ट करते हैं अपनी गर्ल्स के लिए, अपनी बेटियों के लिए। और बेटे को इतना सुपरवाइज नहीं करते, वो कहाँ है, किसके साथ है, किसके साथ नहीं है, उसको इतना ज़्यादा सुपरवाइज नहीं करते, तो जिसकी वजह से वो बच्चे later move on to the delinquent behaviors. So rather than direct supervision and monitoring, parents should use indirect supervision over their child's behavior. तो ऊपर जिसने बात की कि उनके बच्चे कहाँ पर हैं, किसके साथ हैं, क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्टली बच्चे से पूछ लेते हैं या जिसके साथ वो हैं उससे पूछ लेते हैं, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट सुपरविजन। इसके अलावा एक होती है इनडायरेक्ट सुपरविजन। वो क्या होती है, लेट्स सी। नेक्स्ट वन इज द इनडायरेक्ट सुपरविजन। इनडायरेक्ट सुपरविजन में हम बच्चे को ये रियलाइज करवा देते हैं कि उनके पेरेंट्स के क्या मोरल्स हैं, क्या वैल्यूज हैं, अलॉन्ग विद द नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी। और उसके साथ साथ सोसाइटी के क्या नॉर्म्स हैं जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए कि सोसाइटी किन चीज़ों को एक्सेप्ट करेगी और किन किन चीज़ों को नहीं करेगी, किस चीज़ पे आपको पनिश करेगी और किस पे नहीं करेगी। अब ये होगा कैसे? फॉर एग्जाम्पल रोजर ने 1997 में यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से पूछा कि वो क्यों कमिट क्राइम नहीं करते, तो उन्होंने कहा कि अगर हम ऐसा कुछ करेंगे तो इससे एक तो लॉ ब्रेक होगा, उसके साथ साथ हमारे पेरेंट्स की फीलिंग्स भी हर्ट होंगी, क्योंकि उन्होंने उसको सिखाया है कि दैट व्हाट इज द राइट फ्रॉम द रॉन्ग। मीन्स अगर कुछ गलत करते हैं तो उसमें से सही क्या होता है, उसमें सही क्या आपके लिए, उसमें क्या फ़ायदा है। अगर आपने किसी को हिट किया है तो उससे आपको क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि घर आए हैं वापस तो आपके पेरेंट्स से आपको पनिशमेंट मिली है, आपको डांट पड़ी है। तो बच्चा खुद सोचने पे मजबूर हो जाता है कि अगर उसने कुछ गलत किया है तो उसमें गलत क्या है और सही क्या है। तो ये मोरल्स और वैल्यूज कौन सिखाते हैं? उनके पेरेंट्स सिखाते हैं। तो ऑन द अदर हैंड अगर यही वैल्यूज क्रिमिनल वैल्यूज में चेंज हो जाएं और उसी तरह के रोल मॉडल चाइल्डहुड में बच्चों के सामने पेश किए जाएं जो कि इनअप्रोप्रिएट हों, तो उसमें क्या होगा कि इस इनडायरेक्ट सुपरविजन का मीन्स बच्चे खुद तो नहीं कर रहे हैं लेकिन वो दूसरों को देख रहे हैं। इनडायरेक्ट सुपरविजन है जो सारी क्रिमिनल वैल्यूज हैं। अच्छा तुमने हिट किया, तुमने बहुत अच्छा किया, तुम्हें हिट ही करना चाहिए था, लाइक क्रिमिनल वैल्यूज हम बच्चे को सिखा रहे हैं। तो अब इससे क्या होगा कि हम उनके लेटर एंटी सोशल बिहेवियर और डेलिक्वेंसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये होता है इनडायरेक्ट सुपरविजन। डायरेक्ट सुपरविजन में हम पनिश कर देते हैं या उसको रिवॉर्ड दे देते हैं, और इनडायरेक्ट में हम उसकी गलत जो भी उसने रॉन्ग की है, रॉन्ग डूइंग्स को हम बताते हैं कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सुपरविजन। नेक्स्ट वन इज द पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शन। डिसिप्लिन के बच्चे के बिहेवियर पर या उसकी पर्सनालिटी पर जो भी इफेक्ट होते हैं, होते हैं, हम उसको इस इंटरेक्शन के थ्रू काफ़ी हद तक मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारा अपने बच्चे के साथ एक बहुत वार्म रिलेशनशिप है, हम उसके साथ बच्चे बड़े अच्छे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसकी बात को सुन रहे हैं, तो अगर कोई डिसिप्लिन हार्श कहीं पे हो भी जाता है तो वो उसको काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देता है, उस हार्श डिसिप्लिन के इफेक्ट को। दूसरी तरफ अगर कोर पेरेंट रिलेशनशिप है, मतलब या तो बहुत ज़्यादा छोड़ दी है उसको उसके हाथ पे या बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी है, तो इस तरह की अगर इंटरेक्शन है, बच्चे की बात सुन ही नहीं रहे या हमें उसकी बात सुनने में इंटरेस्ट ही नहीं है और हम जस्ट अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, दैट इज़ अ कोर पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। इस तरह का बिहेवियर डिसिप्लिन के जो भी हार्श इफेक्ट होते हैं बच्चे के ऊपर, वो उसको और ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं। अब यहाँ पर पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। बच्चे ने ऐसा क्यों किया, किस वजह से किया, उसका जानना पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। मीन्स कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बनिस्बत इसके कि हम उसको या तो बिल्कुल सज़ा दे दें उसको और बार बार सज़ा ही देते रहें, या फिर उसको उसके हाल पे छोड़ दें। इसको दोनों सूरतों में बच्चा इज इन आइसोलेशन। आपकी इंटरेक्शन नहीं हो रही, बच्चा अपनी बात नहीं बता पा रहा किसी भी तरह से, दैट मीन्स ही और शी इज इन आइसोलेशन। तो इससे बच्चे के बिहेवियर पर बहुत हार्श इफेक्ट्स आते हैं और बच्चा अग्रेसिव एंड डेलिक्वेंट बिहेवियर मस्ट अडॉप्ट करता है इन फ्यूचर और लेटर लाइफ।
नाउ कीप इन माइंड ये जितनी भी पेरेंटिंग प्रैक्टिसेस हैं, डिसिप्लिन हैं, सुपरविजन है, इंटरेक्शन है, ये किसी वैक्यूम में रख के पेरेंट्स को नहीं दे दिया जाता कि उन्होंने इस तरह से बिहेव करना है। इसके पीछे बहुत सारे नंबरस फैक्टर्स होते हैं जो इन सारी प्रैक्टिसेस को या डिस्टर्ब पेरेंटिंग को इफेक्ट कर रहे होते हैं। लाइक अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, गरीबी है, बीमारी है, पेरेंट्स के दरमियान में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, आपस में बनती नहीं है, तशद्दुद है, सुनते नहीं है एक दूसरे की, रिजेक्शन है, या फिर सिंगल पेरेंट है, मतलब जस्ट एक मदर हैं या फिर जस्ट फादर हैं जो बच्चों को ब्रॉट अप कर रहे हैं, या फिर बहुत बड़ी फैमिली है जिसके अंदर वो रह रहे हैं। ये सारे फैक्टर्स हैं जो बेसिकली इस सारे पेरेंटल कंट्रोल को इफेक्ट कर रहे होते हैं। पेरेंटिंग प्रैक्टिसेस इसके अकॉर्डिंगली डेवलप हो जाती हैं अपने बच्चों को लेके। अदरवाइज पेरेंटिंग की सारी प्रैक्टिसेस जस्ट अकेले ही कुछ नहीं कर रही होती, ये सारे फैक्टर्स मिलके पेरेंटिंग प्रैक्टिस को भी इफेक्ट कर रहे होते हैं। सो आप इन सारे फैक्टर्स में से आप खुद भी देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो डायरेक्टली एक रिस्क फैक्टर हैं डेलिक्वेंसी या फिर लेटर ऑफेंडिंग के लिए। लाइक अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लोग क्राइम कंडक्ट करते हैं, गरीबी की वजह से, कोई बीमारी है, पैसे नहीं मिल रहे, पैसे लेने के लिए वो चोरी कर लेंगे, ठीक है। पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो बाहर जाके अग्रेसिव बिहेवियर शो कर देंगे। सिंगल पेरेंटिंग है, उसकी वजह से भी बहुत सारे लोग क्राइम कंडक्ट कर देते हैं, ठीक है। और अगर बहुत बड़ी फैमिली है तो उसमें भी अगर लड़ाई झगड़ा और तशद्दुद और ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, फिर तो बस बेड़ा गर्क हो जाता है भी बच्चों का। सो दीज आर आल्सो द फैक्टर्स which affects the parenting practices also. आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। जाने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, एंड soon will be return to with other external factors in the subsequent lectures of this course. Soon will join you again. Till then, bye.